तो चलिए दोस्तों, कल कम्युनिकेशन के आपके साथ ओवरऑल ओवरव्यू लेने के बाद आज कम्युनिकेशन की आगे की क्लास को कंप्लीट करते हैं। कल कम्युनिकेशन के हमने कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स की डेफिनेशन देखी थी, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे आपके साथ, ठीक है, और क्या देखा था, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को छोटा सा समझा था आपके साथ। आज कम्युनिकेशन को ओवरऑल समझेंगे, पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन के आपके पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे। फिर आप देखेंगे कैसे आप जब थ्योरी समझ लेंगे तो आपको पीवाईक्यू हलवा जैसे लगने लगेंगे, ठीक है। कहने का मतलब बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहले एक बार रिकैप देखते हैं कि आपके साथ क्या क्या कल हमने क्या क्या किया था, कम्युनिकेशन को कितना समझा था। तो सबसे पहले आपको समझाया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर आपको बताया था इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन में कैसे बैलेंस होता है, कैसे ये कोरिलेट करते हैं। कम्युनिकेशन आपको क्या बताया था कि कोई सूचना या जानकारी है या विचार या भावनाओं को जब आदान प्रदान करते हैं, किसके माध्यम से, बातचीत, लेखन या इशारे। जैसे कहते हैं ना, इशारों में ही बात कर लेते हैं, तो इशारों में ही दोस्त बात कर लेते हैं कि आइए चलिए सिगरेट पीने चलते हैं, जो भी मतलब एक इशारों में बात हो जाती है, तो उसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, सूचना या जानकारी, विचार या आपके भावनाएं हैं, इनका आदान प्रदान आपका बातचीत के माध्यम से, जैसे वॉइस के माध्यम से हो जाए, लेखन या टेक्स्ट के माध्यम से हो जाए, या इशारों या चित्रों के माध्यम से हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन या संप्रेषण। आयोग इसका आपको बताया था, आयोग इसका क्या हिंदी मीनिंग करता है, संप्रेषण। तो आपको संचार और संप्रेषण दोनों लेके चलना है। तो कम्युनिकेशन समझो, कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद आपको बताया था कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है, एक बार आपको जब कल बताया था ना, तो क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, वो होती है जैसे आपने कहा होगा कि कई आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी से बहुत ही जल्दी रिलेशन या संबंध बना लेते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो ये उनकी क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स। दूसरों को जल्दी अपनी बातों में लाने की एक स्किल्स होती है जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। किसी को टोपी पहनाना भी एक इंटरपर्सनल स्किल्स है, या किसी की फीलिंग्स को जल्दी अडॉप्ट कर लेना, समझ लेना, ये भी आपकी एक इंटरपर्सनल स्किल्स है। जिसमें आपका कल एक एग्जाम्पल क्या दिखाया था कि जैसे कोई एसडीएम है, तो एसडीएम है या डीएसपी है, कोई गरीब के लिए आपका अगर वो उसको अपनी जो योजना या जल्दी उसको बता दे रहा है, गरीब या अनपढ़ को अगर वो अपनी योजना या टेक्निकल वर्ड्स को समझा दे रहा है इजीली कंपैरेटिवली वे में, तो फिर क्या होगा, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होगी, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होगा, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी होगी। और इन दोनों से मिलके ही आपका एक तीसरा जो इसका टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये भी आपको कल नहीं बताया था, ठीक है। तो आपके ये तीन टॉपिक हैं आपके आयोग के सीसेट में, मतलब यूपीपीसीएस के सीसेट में आपके आयोग ने क्या तीन टॉपिक डाले, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये आपको कल बताया था। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके साथ छूट गया था, जो अगली क्लास में आपको कराना है, तो यही आपको रिलेट करके बता देते हैं कि कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स से संबंधित होता है, और इन दोनों से मिलकर ही आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए किसी डीएसपी के इलाके में, आप डीएसपी को लेके चल सकते हैं, किसी डीएसपी के इलाके में अगर कोई छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो डीएसपी साहब जब उनके यहाँ जाते हैं तो उनकी माँ से ज्यादा रोने लगते हैं। तो ठीक है, माँ से अगर ज्यादा रोने लगेंगे तो पहले तो कहेंगे कि इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस इनका कमजोर है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे इनका कंट्रोल नहीं है, और इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी जाके अपना डिसीजन को सही नहीं ठहरा पा रहे हैं, मतलब कहां उनको क्या नहीं करना है वो भी कर जा रहे हैं। तो इनका कम्युनिकेशन हो सकता हो अच्छा हो, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो, लेकिन इन दोनों से मिलकर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनती है, जो डिसीजन मेकिंग ये ले नहीं पा रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल बताया इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ के। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आगे पढ़ाना है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है। तो ठीक है, आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स आपको पता है, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में डिसीजन लेने की एबिलिटी को ही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहा जाता है। आपको डीएसपी से इसलिए जोड़ के बताया गया क्योंकि आप उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी आपको उसी टाइप के दिए जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या बताया था आपको, दो बताए थे, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में आपको बताया था कि अंतः व्यक्तिक, जो व्यक्ति स्वयं से ही बातें करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें शीशे में देख के व्यक्ति बात करता है, डायरी लेखन करता है, नोट्स बनाता है, वॉइस नोट्स होते हैं। इंट्रापर्सनल, जो आदमी मन ही मन में बड़बड़ाता रहता है या खुद से ही बातें करता रहता है, उसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल। एक ये कम्युनिकेशन का टाइप ये होता है। दूसरा क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरों से बात करता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं में नहीं बड़बड़ा सकता है, बड़बड़ाने के लिए किसी दूसरे पर्सन की आवश्यकता होती है उसको, ठीक है, ये समझ लीजिए। जैसे मित्रों से बातचीत करते हैं, गप्पे मारने, अकेले गप्पे नहीं मार सकते ना,
अब गप्पे मारने के लिए भी आपको दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी या मित्र की आवश्यकता होगी। परिवार में आप इंटरपर्सनल स्किल करते हैं, समाज में आप बातचीत करते हैं, वो भी आपकी एक अंतर व्यक्तिक संचार या संप्रेषण होता है। उसके बाद क्या देखा था, ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसे ग्रुप डिस्कशन से आपको समझाया था, कंपनी मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग, पंचायतों की बैठकें जो होती हैं। उसके बाद चौथा आपको क्या बताया था, मास कम्युनिकेशन। ये सब आपको पीछे बता दिए, एक बार आपका रिकैप दिया जा रहा है। मास कम्युनिकेशन क्या बताया था, जैसे न्यूज हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सिनेमा हो गया, ये कैसे आपको कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, ये मास कम्युनिकेशन होते हैं। ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन होता है, जैसे मुनादी, पुराने जमाने में सुना होगा आपने, दादी कहानी के द्वारा आपको मुनादी भी आपका एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है। कहानी जो दादी सुनाती थी वो भी आपका एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन का एक वे है, ठीक है। कहानियां, रेडियो भी आपका एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन हो गया है। उसके बाद एक देखिए आपको बताया, कल नहीं बताया था कि ठीक है, बीवर के अनुसार, बीवर क्या कहते हैं, वे सभी तरीके जिनके द्वारा मनुष्य दूसरों को प्रभावित करता है, ये संचार की श्रेणी में आती है। क्या आते हैं, वे सभी तरीके, कौन कौन से तरीके, वे सभी तरीके जो आपको ऊपर तरीके बताए गए हैं, वे सभी तरीके जिनके द्वारा मनुष्य दूसरों को प्रभावित करता है, संचार कहलाता है। हो सकता है ये स्टेटमेंट लिखा जाए कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये अब आप समझ गए होंगे कि ये बीवर का कथन है। उसके बाद आपके साथ क्या समझा था, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन समझा था, मौखिक संचार समझा था, गैर मौखिक संचार समझा था। मौखिक संचार क्या होता है, मौखिक संचार में होता है जैसे कॉलिंग करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, मौखिक संचार होते हैं। गैर मौखिक में आपको बताया था कि आपके गेस्चर्स होते हैं, आई कॉन्टेक्ट होता है, आपका फेस एक्सप्रेशन होते हैं कैसे, ये आपको कल बताया था। एक ब्रीफ दिया जा रहा है, जल्दी से रिकैप दिया जा रहा है। फिर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स बताया था, इंटरपर्सनल अंतरव्यक्तिक क्या होता है आपका, ठीक है। 1 to 1 जो आपको ऊपर बताया, 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, टीम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एक लिखित कम्युनिकेशन आपका क्या होगा, जैसे आप टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, कोई आप रिपोर्ट जारी करते हैं, कोई विज्ञप्ति निकालते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ्स हो गया, कोई चार्ट हो गया, मान लीजिए ग्राफ्स में आपको किसी चीज से ये प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपके मेल प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट से आप फीमेल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका विजुअल प्रेजेंटेशन क्या हो गया, आपका एक विजुअल कम्युनिकेशन, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विजुअल, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका लिसनिंग कम्युनिकेशन, इसमें आप क्या होता है, गाने सुनते हैं, इससे आपका बताया था कि बिहेवियरल चेंज होता है। तो आज आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे कि कैसे विजुअल, रिटन, लिसन, इन कम्युनिकेशन के द्वारा आपका बिहेवियरल चेंज होता है। मान लीजिए आप किसी गुस्से वाले मूड में हैं, आप गाने सुनते हैं, कुछ देखते हैं ऐसा जिससे आपका मूड चेंज हो जाता है, तो वो आपका क्या हो गया, बिहेवियरल चेंज हो गया आपका, ठीक है। बिहेवियर में आपके चेंज आ गया। उसके बाद आपके गैर मौखिक संचार देखे थे, जिसमें आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। उसमें आपका क्या देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, काइनेसिक्स देखा था, बॉडी लैंग्वेज। आज इस पे आपके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। काइनेसिक्स क्या होता है आपको बताया था, स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी एंड फेस मूवमेंट, ठीक है। हाथ, भुजा, शरीर या चेहरे की गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, बॉडी लैंग्वेज या काइनेसिक्स। ये आपको बताई था कि कैसे आप इमोजीज के द्वारा, गेस्चर्स के द्वारा, फेस एक्सप्रेशन के द्वारा कैसे आप बात करते हैं ना, तो इसमें आपकी बातचीत नहीं होती, वॉइस का यूज नहीं होता है, लेकिन आपका संचार, कम्युनिकेशन हो जाता है। ऐसे दूसरा देखा था हैप्टिक्स, जिसको आपको हैप्टिक्स से याद रखना था, स्पर्श द्वारा। हेक्टिक से कैसे याद रखना था कि बताया था एक रिलेशन में कभी सामीप्यता, कभी क्लोजनेस हो जाती है, कभी ब्रेकअप या कभी दूरी हो जाती है, अलगाव हो जाता है, तो उसको आपसे स्पर्श याद रखना है, हाथों के संकेत करके आपको बताया था। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है आपका, प्रीमाइस याद करना बताया था। प्रीमाइस क्या होता है, जगह या स्थान, परिसर। जगह के माध्यम से कैसे बताया था, जैसे 1.5 फीट की दूरी का आपको एग्जाम्पल बताया था। ये आपका क्या दिखाता है, इंटीमेसी दिखाता है। उसके आगे की दूरी आपको क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, हो सकता है माँ बाप हो, भाई बहन हो, जो भी हो, मतलब एक रिलेशन दिखाता है। फिर उसके बाद आपका वोकलिक्स दिखाता है कि पैरा लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। द मैनर इन विच वी से द वर्ड अस अवर वोकल कॉर्ड्स, ये आपको एग्जाम्पल लेके बताया था। इट्स नॉट ओनली व्हाट यू से बट हाउ यू से इट, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल लेके भी दिखाया था कि वोकल कॉर्ड से कैसे आप एक वोकल कॉर्ड का यूज करके एक्सप्रेशन आप कैसे दे सकते हैं, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन आप वोकल कॉर्ड्स का यूज करके दे सकते हैं। इसके एग्जांपल दिए थे। आर्टिफैक्ट्स, एनवायरनमेंट के एग्जांपल, पहनावा, टैटू से आप कैसे समझ सकते हैं बिना वोकल के, कि अच्छा बिना वोकल के आपका कम्युनिकेशन भी हो जाता है। ऑल्फैक्टिक्स बताया था आपको, घ्राण इंद्रिय, कैसे आप सेंस ऑफ स्मेल से आप समझ सकते हैं, संचार कर सकते हैं। आपको क्रोनोमिक्स भी बताया था, समय के द्वारा, और क्रोमाटिक्स आपको बताया था, रंगों के द्वारा। ये आपके साथ कल कंप्लीट कर लिया था। आइए, वीडियो इससे काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज वीडियो को जल्दी देखते हैं। अब देखते हैं मौखिक संचार पर। यहां से आज की वीडियो है,
पीछे का ये रिकैप था अभी तक, जिसने भी पीछे की क्लास नहीं देखी, अगर वो पीछे की क्लास नहीं भी देखा, यहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज यहां से क्या आपका पहले क्या देखा था, कल यहां बताया आपको, ये हो गया था आपका, देखिए नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में आपका 1 नंबर हो गया था, 1 2 ये हो गया था। तो आपका दूसरे नंबर का ये गैर कम्युनिकेशन संचार आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया था। अब आज आपको क्या करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, आज आपके साथ क्या करना है हमें, वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल में जैसे आप पिताजी से बात करते हैं या किसी इंटरव्यू में बात करते हैं, स्पीच देते हैं, या ऑफिस में जब आप बात करते हैं तो आप फॉर्मली बात करेंगे, ऐसा नहीं इनफॉर्मली। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक, किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, सहकर्मी के साथ, इसे कैजुअल कन्वर्सेशन कहते हैं, जैसे नहीं गप्पे मारना। तो ये क्या होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब भी किसी भी मूड में होंगे या कोई भी बात आई तो वो आप बात कर लें, तो वो आपका आएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। आप दोस्त से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही मोस्टली बात करेंगे, ठीक है। और जब आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो पिताजी से करेंगे, इंटरव्यू होगा तब आप इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल में बात करेंगे, स्पीच देंगे तो आप फॉर्मली स्पीच देंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो ये होगा आपके वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसके बाद आप देखते हैं एक होता है आपका मेटा कम्युनिकेशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग हर साल इससे भी क्वेश्चन पूछता है। मेटा का जो आपको इंपॉर्टेंट बताया जाता है, वैसे तो आपके देखिए 7-8 पेज के ही आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, लेकिन उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपको स्टार या हाईलाइट करके बता दिया जाता है, तो उसको आपको बिल्कुल ही फोकस करके चलना है इस पे। तो मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, मेटा कम्युनिकेशन देखते हैं, शब्दों का ऐसा प्रयोग जो कि मैसेज देना है उसका सामान्य अर्थ से अधिक अर्थ निकले। इतना कि जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसके सामान्य अर्थ से अधिक अर्थ निकले। जैसे 3 इडियट का डायलॉग नहीं है कि कहना क्या चाहते हो, तो मतलब उसका अर्थ उस अर्थ से भी अधिक निकले, या उसको समझ ही ना आए, हो सकता है वो पॉजिटिव हो या हो सकता है वो नेगेटिव हो, दोनों अर्थों में हो सकता है। तो जो अर्थ उसका सामान्य अर्थ है उससे अधिक अर्थ निकले। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने कभी आपको इतनी चतुराई से कपड़े पहने नहीं देखा। तो देखिए इतनी चतुराई जोड़ने पर ये हो गया। हो सकता है ये पॉजिटिव नेगेटिव किस वे में कह रहा हूं ये नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये हो सकता है ये कह सकते हैं कि ये मेटा कम्युनिकेशन जरूर है, मेटा संचार या मेटा संप्रेषण है। मैंने कभी आपको इतनी चतुराई से कपड़े पहने नहीं देखा, तो इसका सामान्य अर्थ से अधिक अर्थ निकाल रहा है ये एग्जाम्पल, ठीक है। और मेटा कम्युनिकेशन में ओपननेस, खुलापन ज्यादा होता है, आप कितना भी खुल सकते हैं, कितना भी गहरी या कितनी भी ओपननेस से बात कह सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका, ये भी 1-2 बार पूछा गया है। उसके बाद क्या है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, जैसे इंडो और जापान में जब लोग मिलते हैं ना, इंडिया और जापान के, तो जापान का मतलब कि सजदा या सर झुकाने का तरीका कुछ अलग होता है, ग्रीटिंग करने का तरीका कुछ अलग होता है। इंडिया में हम नमस्ते करते हैं, जापान वो सर झुका के नमस्ते आपको इस टाइप से करते हैं। तो ये आपका हो गया क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, इसे CCC भी कहते हैं, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए थे, आपके क्या चल रहा था, ये नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपका देखा वर्बल, नॉन वर्बल देख लिया, विजुअल, लिसनिंग, रिटेन और इंटरपर्सनल आपको यहां बताए थे। उसके बाद आपको क्या बताया, मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको बताया क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। अब उसमें से आपके देखिए, उसमें से आप गैर मौखिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर चुके थे, यहां हमने वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप समझे हैं। अब आगे वर्बल कम्युनिकेशन को और डीप समझेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, संचार के माध्यम क्या होते हैं। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपको यहाँ टॉपिक कराए जा रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठाए गए, ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक के सारे टॉपिक उठा ली। जो टॉपिक PYQ में पूछे जा रहे हैं एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स तौर पर आपको दिया जा रहा है, इसी से आपके लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आप जब एग्जाम में देखेंगे। तो चलिए पहला इसका देखते हैं, क्या होता है डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, अधोगामी संप्रेषण। हिंदी इसकी टफ होती है, इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इंग्लिश में ही इसको ध्यान रखें। हिंदी भी देखते चलें, अगर हिंदी में समझ आ जाए तो हिंदी में भी करने का प्रयास करें, लेकिन आपको इंग्लिश में मोस्टली प्रेफर करना, प्रेफरेंस किस में देना है, इंग्लिश में। तो डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन क्या होता है, अधोगामी संप्रेषण। जैसे आपने मैकाले पद्धति सुनी होगी, मैकाले जब क्या लाया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाए थे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती थी कि एक मतलब कि कुछ ही चुनिंदा भारतीयों को पढ़ा दो, उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे नीचे पढ़ाते जाएंगे। एक उनको एजुकेशन सिस्टम बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, ऊपर के कुछ चुनिंदा भारतीयों को पढ़ा दो, एलिट भारतीयों को पढ़ा दो, वो अपने आप धीरे धीरे नीचे फिल्टर करते जाएंगे एजुकेशन को, एजुकेशन को। इंग्लिश के लिए आई थी ये, ठीक है। उसके तो इसी प्रकार समझते हैं क्या होता है अधोगामी संप्रेषण, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ए व्यक्ति हो गया जो एक केंद्र में है, तो ये किसी 1 2 3 इन व्यक्ति को बताएगा, तो ये फिर यहाँ फिल्टर करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया आपका ऊपर से नीचे जा रहा है, तो अधोगामी।
ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो ये सुपीरियर टू जूनियर जाता है, ये समझिए सुपीरियर टू जूनियर जाएगा। मान लीजिए ये किसी को भी ले लीजिए, जैसे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मान लीजिए, यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मान लीजिए, यहाँ ब्लेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर, तो ये आपका क्या हो गया, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, अधोगामी संप्रेषण, हायरार्की इसमें बनती है। देखिए ये आपकी हायरार्की बन रही होगी, आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है, सीडीओ वीडियो और आपके नीचे बी फॉर वीडियो। तो ये याद रखिए, आदेशात्मक प्रक्रिया हो, इसमें ऑर्डर चलता है, सीडीओ वीडियो को ऑर्डर देगा, वीडियो आपका वीडियो को ऑर्डर देगा। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, अधोगामी संप्रेषण। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है, अब देखेंगे अपवर्ड्स कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। अब इसका ही उल्टा क्या होगा, अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। यहां से जैसे मान लीजिए वीडियो का ये एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां से ये किसको, ये ऑर्डर वाली नहीं चलेगी क्योंकि अब नीचे से जा रहा है, लेकिन ये इससे वीडियो से प्रार्थना करेगा, वीडियो आपका सीडीओ से प्रार्थना करेगा, तो ये आपका अपवर्ड्स कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, फीडबैक दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है। जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करेंगे वो आपका क्या होगा, अपवर्ड्स कम्युनिकेशन होगा, कि जो आप सजाओ या सलाह देंगे, हो सकता हो मैं उनमें से कुछ सही लगे तो उसको मानेंगे, जो नहीं लगेगा उसको नकार दिया जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि वीडियो इनको सजेशन देगा, ये इनको सजेशन या फीडबैक के तौर पर अपवर्ड्स कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा देखते हैं, ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लेटरल कम्युनिकेशन। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल तो नहीं, पूरे आप उठाएंगे तो 4-5 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये आपका क्या होता है, पार्श्विक संप्रेषण, लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, सहकर्मियों के साथ, मतलब कि जो देखिए मान लीजिए जैसे कि अगर आप सीडीओ वीडियो का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सीडीओ वीडियो और वीडियो, तो यहाँ काफी सारे वीडियो होंगे, आप देखेंगे यहाँ भी जिले में काफी वीडियो होंगे, सीडीओ तो एक ही होगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो काफी सीडीओ, तो ये आपस में बात करेंगे, ये इनसे आपस में बात करेंगे, ये इनसे आपस में बात करेंगे, और ये अगर नीचे वाला लेवल देखेंगे तो ये इनसे आपस में बात करेंगे। तो ये क्या होगा, एक रेखीय, मतलब कि समझ लीजिए लेटरल कम्युनिकेशन होगा, अपने सहकर्मी के साथ कम्युनिकेशन होगा, और ये सबसे तेज कम्युनिकेशन होगा क्योंकि इसमें सबसे तेज गपशप की जा सकती है। आपस में कोई बात फैलानी हो तो सबसे तेज फैल सकती है ये, इसलिए ये भी पूछा गया सबसे तेज संचार किसमें होता है, तो लेटरल कम्युनिकेशन। आपको देखिए अभी पीवाईक्यू दिखाए जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे कितने सारे क्वेश्चन लेटरल कम्युनिकेशन से पूछे गए हैं। लेटरल कम्युनिकेशन के एक और नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन, इसको आप क्या कहते हैं, विकर्ण संप्रेषण या विकर्ण संचार। अब देखिए जैसे वही एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा, तो अब सबसे नीचे ये आपके वीडियो, जब आपके वीडियो डायरेक्ट किसी अन्य जिले के वीडियो से जब आप संचार करेंगे, डायगोनल क्या होता है, अपने ऊपर के अधिकारी से नहीं, अपने फील्ड से हटके किसी अधिकारी से जब आप विकर्ण बना के किसी से संचार करेंगे, तो ये क्या होगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। तो आप क्या समझे, 4 कम्युनिकेशन हमने देखे, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 4 प्रकार के देखे। डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन जिसमें ऊपर से नीचे आदेशात्मक प्रक्रिया होती है, उसके बाद देखा अपवर्ड्स कम्युनिकेशन जो प्रार्थनात्मक प्रक्रिया होती है आपकी, फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा, लेटरल कम्युनिकेशन जिसमें सहकर्मियों के साथ सबसे तेज संचार इसी में होता है क्योंकि इसमें सबसे तेज गपशप हो सकती है, इसी को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा, विकर्ण डायगोनल कम्युनिकेशन जिसमें अपनी फील्ड से हटके किसी अधिकारी से जब चर्चा होती है तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए पहले इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ आगे चलते हैं। आइए तो पहले कल के जो टॉपिक थे उसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी की जगह आप इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करिए, जो चीज ना समझ में आए जिसकी मीनिंग वो आप हिंदी में भी करने का कोशिश करिए। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, अंतरव्यक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है, ठीक है। अंतरव्यक्तिक इसमें 2 से अधिक, मतलब इंट्रापर्सनल नहीं है, ये इंटरपर्सनल है। तो इंटरपर्सनल में देखिए क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है आपकी, एम्पैथी होती है, कर्टसी होती है, शिष्टाचार कर्टसी होती है, ठीक है। तो क्या नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होता है आपका, ये आपका कहीं है ही नहीं, ना इंटरपर्सनल में ना इंट्रापर्सनल में। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पूछा है नॉट अ स्किल, मतलब कि कौशल नहीं है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे आपके पीवाईक्यू लगाए गए हैं, तो आप देखेंगे कैसे कैसे पीवाईक्यू आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संचार में एक भावनात्मक अपील होती है, तो आपको बताया था कैसे एक आपका बिहेवियरल चेंज होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ इमोशनल अपील, भावनात्मक अपील किसमें होती है आपका, देखिए जनसंचार है, अंतरव्यक्तिक या समूह संचार। देखिए इसमें तो आपकी भावनात्मक अपील होगी नहीं, इंट्रापर्सनल में आपका कोई भावनात्मक चीज आएगी नहीं, तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इंटरपर्सनल। जब 2 व्यक्तियों से आप कांटेक्ट करेंगे, जब मान लीजिए व्यक्ति ए व्यक्ति बी,
जब इसे अपना कुछ बताएगा, ये कुछ अपना बताएगा, तभी तो कुछ इमोशनल अटैचमेंट होगा दोनों, तभी तो दोनों की इमोशनल अपील होगी। जब दोनों दो व्यक्ति ही नहीं होंगे तो इसमें क्या इमोशनल अटैचमेंट होगी, और ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो फिर वो इमोशनल टच टूटने लगता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, देखिए आर्केटाइप क्या होता है आपका, कि कोई एक नायक की तरह सबको ऑर्डर दे रहा हो। जैसे एक व्यक्ति ए नायक हो गया, मान लीजिए ए, ये बी सी इनको ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, कई व्यक्ति हैं जिसको देगा, तो ये होता है आपका आर्केटाइप। सिंक्रोनस क्या होता है आपका, सिंक्रोनस होता है आपका तुल्यकारी। तुल्यकारी जैसे कि आपने पढ़ा होगा। जियो सिंक्रोनस क्या होता है आपका, जैसे ये आपकी अर्थ है तो ये आपका मून है ना, ये आपका जियो सिंक्रोनस। ये आपको कोई सैटेलाइट भेजी जाती है तो ये आपके जियो सिंक्रोनस कक्षा में भेजी जाती है, तो फिर ये पृथ्वी के तुल्यकारी में ही कक्षा में घूमती रहती है, तो क्या होता है सिंक्रोनस। अब फेस टू फेस का क्या मतलब होता है, जब फेस टू फेस वीडियो कॉल करते हैं, यदि ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से हाल जवाब नहीं देगा, समकालिक या तुल्यकारी जवाब नहीं देगा, तो कैसे आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो पाएगा। मान लीजिए इसने पूछा और कैसे हो, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए सिंक्रोनस होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस। और ये क्या है आपका एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस इसका विपरीत हो जाएगा कि पूछा बाद में जवाब दे, तो ये तो इसका कट ही जाएगा। अब बोथ सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस नहीं होगा, और आपका आर्केटाइप आपको समझा ही दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। व्यक्ति के कार्य का लगभग कितने प्रतिशत इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जाता है आपका, ठीक है। व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्किंग आवर इज एंगेज्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये 80 से 90% आपका इसका आंसर होगा। ये आंसर, इसमें आंसर नहीं दिए गए, इसलिए आप आंसर भी साथ साथ मार्क करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरा लैंग्वेज संबंधित है, ठीक है, परिभाषा या पैरा लैंग्वेज आपकी संबंधित है। देखिए आपको पैरा लैंग्वेज पिछली बार बताया था कि पैरा लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो पैरा लैंग्वेज आपको बताया था ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कल बताए थे। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, काइनेसिक्स क्या होती है, ठीक है, आपको प्रीमाइसेस बताया था, आपको बॉडी लैंग्वेज बताया था, और भी कई सारी आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताई थी, ठीक है। देख लीजिए एक बार और दिखा देते हैं आपको। देखिए ये रही आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए ये बताया था ना, काइनेसिक्स है आपकी, हैप्टिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स है, ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल में क्या है आपका, देखिए पैरा लैंग्वेज, ये आपकी नॉन वर्बल में आती है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ड्रेस कोड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ड्रेस कोड कम्युनिकेशन का क्या होगा, देखिए बोले जाने वाली, स्पोकन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई बातचीत नहीं हो रही है। वर्बल तो स्पोकन और वर्बल तो सेम हो गया, हट जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, ये आपका नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपको बताया था कि पैरा लैंग्वेज ड्रेस कोड, देखिए आपको नॉन वर्बल में भी बताया था। नॉन वर्बल में देखिए आपको ये रहा आर्टिफैक्ट्स और एनवायरमेंट्स बताया था, ठीक है, ऑल्फैक्टिक्स बताया था, ये सब आपके नॉन वर्बल में आएंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, संप्रेषण निष्कपटता। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग कैसे किया गया, ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस। ओपननेस मतलब कि भाई खुलाव, तो ये आपको बताया था ना कि किस में होता है हाईएस्ट कम्युनिकेशन ऑफ ओपननेस, ये आपका होता है मेटा कम्युनिकेशन में। मेटा कम्युनिकेशन में बताया था ना कि कैसे कोई चीज का सामान्य अर्थ से बड़ा के अर्थ निकलता है, इसका सामान्य अर्थ से बड़ा के जब अर्थ निकलता है तो इसे मेटा कम्युनिकेशन, उसी में हाईएस्ट डिग्री होती है ओपननेस की, आपको बताया था। तो ये आपका हो गया मेटा कम्युनिकेशन। अब कह रहा है सामीप्य, प्रॉक्सिमिक्स, ये आपको प्रीमाइस से याद कराया था, ठीक है, सामीप्य, अलगाव आपको बताया था। तो ये क्या है आपके, ये आपके हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपको देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको पीछे आपको समझाए गए हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संप्रेषण पराभाषाई संकेत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक अभी आपको बताया तो पैरालिंग्विस्टिक क्या हो जाएगा आपका, टोनल पिच। टोनल पिच क्या हो जाएगा आपका, पैरालिंग्विस्टिक। अब देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और पोस्चर, ये आपको किस में बताए थे, ये आपको बताए थे बॉडी लैंग्वेज में। ये आपको बॉडी लैंग्वेज जो आपको काइनेसिक्स बताया था, काइनेसिक्स बताया था, ये आपका क्या हुआ, बॉडी लैंग्वेज। फेशियल एक्सप्रेशन आपके बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर आप हाव भाव से कैसे स्वर संबंधी छेपड़ देते हैं, इसका मीनिंग क्या है, पोस्चर आप देते हैं, तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज हो गई। और आपका टोनल पिच, आप टोनल पिच से समझ ही रहे होंगे कि ये पैरालिंग्विस्टिक या भाषाई संचार हो गया आपका। अगला देखते हैं, रंगों के संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। रंगों के संप्रेषण के लिए अब देखिए क्रोमेटिक्स आपको बताया था, क्रोमा क्या होता है आपका कलर,
क्रोमा से क्रोमोस्फेयर बताया था आपका। तो क्रोमाटिक्स क्या हो गया आपका, रंगों के संप्रेषण से संबंधित। और क्रोनो आपको बताया था, क्रोनो आपका क्या हो गया, समय से संबंधित, ठीक है। और मोनो ये तो आपका अलग ही हो गया, मोनो एक, और ये आपका पॉली हो गया अनेक, तो ये आपके अलग ही हो गए। तो क्रोमा और क्रोनो आपको समझना था। क्रोनो क्या है आपका, समय से संचार संबंधित है, जो समय संचार को प्रभावित करता है। क्रोमा क्या बताया था, क्रोमोस्फीयर से संबंधित बताया था। तो क्रोमोस्फीयर से संबंधित क्या है, रंग। अगला देखते हैं अब, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है, उस समन्वय को सहज और सरल बनाता है। कम्युनिकेशन दैट सेव टाइम एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या कहलाता है, ये आपको लेटरल कम्युनिकेशन कहलाती है। आपको बताया था ना, लेटरल कम्युनिकेशन होगा तो ये कोऑर्डिनेशन होगा, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा, इन्हीं में तब सबसे ज्यादा गपशप होती है। इसी को आपको बताया था हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, पीछे ही आपको बताया जा रहा है। तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आने हैं, आप देखेंगे आगे। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण। आपको भी बताया था ना, समान समूह है, तो ये क्या होगा आपका, सीधा सीधा हो जाएगा आपका लेटरल कम्युनिकेशन, देखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आपका लेटरल कम्युनिकेशन से काफी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है, विच ऑफ द वन इज फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी। देखिए सेम सवाल ऊपर के वही चले आ रहे हैं, 2022 में ये रिपीट हुआ, ठीक है, ये भी 2022 का, ये 2023 का है। तो वही आपका ये फिर से हो जाएगा आपका लेटरल कम्युनिकेशन, ये आपका सी है लेटरल कम्युनिकेशन। कैसे, ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी को, या आपके क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन एमंग मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, या ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा, या ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी को कैसे बढ़ाएगा। तो ये सारे आपके लेटरल कम्युनिकेशन के थ्रू होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें सारी गपशप हो जाएगी, सब कुछ उसमें तीव्र हो जाएगा। और आपको बताया था लेटरल कम्युनिकेशन सबसे तीव्र संचार का माध्यम है, इसीलिए आपका लेटरल कम्युनिकेशन होगा। अगला देखते हैं, पार विभागीय समिति रूप है, क्रॉस डिपार्टमेंटल समिति कमिटीज आर द फॉर्म ऑफ। तो इसका भी आपका क्या आंसर, देखिए टीएम कम्युनिकेशन कुछ होता नहीं। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन आपको बताइए कि अपवर्ड्स कैसे, आपको ऊपर की तरह ये आपका प्रार्थनात्मक होता है, और अपवर्ड्स होता है ये आपका डाउनवर्ड्स होता है, तो ये आपका आदेशात्मक ऑर्डर ये होता है। उसके बाद आप देखेंगे लेटरल कम्युनिकेशन, तो क्या होता है, पार विभागीय समिति का रूप आपका लेटरल कम्युनिकेशन होगा। टीचर टीचर से करेगा, ठीक है, जूनियर जूनियर से करेगा, सीनियर सीनियर से करेगा। तो एक सेम लेवल पर जब बात होगी तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज फॉर्म होती है, किसका, लेटरल कम्युनिकेशन का। तो ये आपको एग्जाम्पल से भी समझाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी को केवल अपने तत्काल वरिष्ठ या अधीनस्थ के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, विच कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब आइए पहले आपको नेटवर्क समझा देते हैं, उसके बाद आपके नेटवर्क के क्वेश्चन समझाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं आपके साथ। वर्बल कम्युनिकेशन हो गया था, अब यहां से देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न देखेंगे आपका, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या पैटर्न होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के पैटर्न समझेंगे। अब आपने अभी समझा था कि वर्बल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, फॉर्मल औपचारिक, और यहाँ पर देखिए आपने वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप ऊपर समझे थे आपको, कि एक होता है आपका फॉर्मल औपचारिक, फॉर्मल, और एक होता है आपका इनफॉर्मल। क्या होता है, एक होता है फॉर्मल औपचारिक, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल आप पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने ऑफिस में करते हैं। इनफॉर्मल आप मोस्टली फ्रेंड्स, कलीग्स, इन लोगों से बात करते हैं। तब देखिए इनके क्या पैटर्न होते हैं, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मल का समझते हैं। तो ये पहला क्या होता है आपका, व्हील टाइप या चक्रीय होता है। तो इसमें देखिए मान लीजिए कोई पर्सन ए है, जो 1 2 3 4 ये 5 पर्सन अलग हैं, तो इनको क्या दे रहा है, ये इनको ऑर्डर दे रहा है। फॉर्मल, फॉर्मल क्या है आपका, औपचारिक। तो ऑफिस में मान लीजिए आपके बॉस हैं, तो ये 5 लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, इन दो फिर इनसे फीडबैक लेंगे, लेकिन ये इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं ये जरूरी नहीं है। बॉस सेटिस्फाई होना चाहिए, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें ये जरूरी नहीं है। तो अब क्या है, बॉस ए है जो इन सबको ऑर्डर दे रहा है, तो ये आपका चक्रीय कम्युनिकेशन हो गया। व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पैटर्न हो गया। इसमें सुपीरियर आपके जूनियर को ऑर्डर देता है, तो ये आपको जब समझा, इसी को पहिया पैटर्न भी कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं स्टार पैटर्न या नेटवर्क या ऑल चैनल कम्युनिकेशन टाइप। अब इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए 1 2 या आपके 3 4 5 लोग हैं, ये आपके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई किसी से भी संचार कर सकता है, स्टार। अब देखिए यहां से आप देख रहे होंगे कि ये आपका स्टार बन रहा है। देखिए आपको एक बार अच्छे से समझाते हैं, देख रहे होंगे आप, इसमें ये स्टार बन रहा है आपका, ये
ये आपका स्टार बन रहा है क्योंकि सब आपस में बात कर रहे हैं, कोई किसी से भी संचार कर सकता है। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे कोई किसी से भी संचार कर रहा है, ये इससे भी कर ले रहा है, ये इससे भी कर ले रहा है, ये आपका इससे भी कर ले रहा है, ये इससे भी, तो कोई किसी से भी संचार कर ले रहा है, इसलिए ये सबसे तीव्र होता है संचार। और आपको पीछे आपको किस टाइप में बताया था, आपको देखिए पीछे आपको ये आपके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जब बताए थे तब आपको लेटरल कम्युनिकेशन बताया था। तो लेटरल कम्युनिकेशन भी सबसे तेज संचार है। ये क्या है, ये आपके चैनल हैं, और ये आपका क्या है जो आपको अभी कराए जा रहे हैं, ये आपके पैटर्न है। तो या पैटर्न में सबसे तेज कौन सा है आपका, पैटर्न में स्टार या नेटवर्क कम्युनिकेशन, और आपका ऊपर क्या बताया, लेटरल कम्युनिकेशन। तो ये आपका हो गया लेटरल कम्युनिकेशन सबसे तेज है, और आपका ये हो गया स्टार कम्युनिकेशन यहाँ सबसे तेज है। अब उसके बाद देखते हैं सर्कल टाइप या वृत्ताकार टाइप। तो सर्कल में देखिए मान लीजिए ये व्यक्ति ये है, सर्कल में क्या होता है, वह अपने पड़ोसी, मान लीजिए ये बी ये सी, तो वह अपने केवल पड़ोसी से ही संचार कर सकता है। इसमें एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से ही बात कर सकता है केवल, और मान लीजिए ए को इससे बात करनी है तो सर्कल वाले में ये नहीं कर पाएगा, सर्कल टाइप कम्युनिकेशन में। इसमें आप किससे, केवल अपने पड़ोसी से ही बात कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे स्लो होता है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे तेज संचार का माध्यम किस टाइप में होता है, हो सकता देगा आपको वृत्ताकार में, ठीक है, देगा वाई और हेयर पिन में, देगा लीनियर में, किस में होगा तो आप बताएंगे सर्कल वृत्ताकार टाइप में होगा। अगला देखते हैं वाई और हेयर पिन, ठीक है। अब वाई और हेयर पिन टाइप कैसे हुआ, देखिए आपका ये वाई बन रहा है ना, इससे आप समझ रहे हो। अब ए व्यक्ति है, मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए ये आपका सबसे सबऑर्डिनेट्स है, ये आपका इसके ऊपर का सुपीरियर है, ये हायर सुपीरियर है, ये लोग हायर सुपीरियर हैं, ठीक है। तो ये इससे भी बात कर सकता है, इसमें इनसे भी बात कर सकता है, इनसे भी बात कर सकता है। तो बाई और हेयर पिन कम्युनिकेशन टाइप में क्या होता है, इसमें सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर से तो बात कर सकता है, इसके बाद फर्दर हायर सुपीरियर से भी बात कर सकता है। किससे, हायर सुपीरियर से भी अपना बात कर सकता है या संचार कर सकता है, और सबऑर्डिनेट सुपीरियर से भी और हायर सुपीरियर से भी। तो वाई और हेयर पिन समझे होंगे, इसमें सुपीरियर और हायर सुपीरियर दोनों से बात कर सकता है। अब उसके बाद है चेन या श्रृंखला या रेखीय टाइप, उसमें क्या होता है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, तो ये आपस में इन दोनों से बात करेंगे, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, लेकिन आपस में भी एक दूसरे से ये बात करेंगे। तो यहाँ आप समझेंगे ये आपका फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका फॉर्मल पैटर्न है, ये आपका फॉर्मल है। ऐसा ही एक आपका इनफॉर्मल में बताया जाएगा, फिर वहां आपको कंपैरिजन करके बताया जाएगा कि दोनों में क्या कंफ्यूजन होती है। इसमें क्या होता है, उच्च पद का व्यक्ति निचले पद के व्यक्ति के साथ संचार करता है, लेकिन इससे फीडबैक भी लेता रहता है, तो दोनों के कम्युनिकेशन होते रहते हैं इसमें। ये आपका हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए हमने कितने देखे, सबसे पहले आपका देखा एक व्हील टाइप, फिर उसके बाद देखा स्टार। तो सबसे पहले आपका क्या देखा, सबसे पहले आपका देखा देखिए व्हील, ऐसा होता है ना आपका, ये बना व्हील, तो ये हो गया आपका व्हील टाइप कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आपका होता है स्टार टाइप, तो ये आपका हो गया स्टार, इसमें आपका कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, इसमें ये बॉस ऑर्डर देता है, केवल इन्हीं से बात हो सकती है, ठीक है, फीडबैक केवल ले सकता है, संतुष्ट हुए या नहीं ये केवल मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं करता, केवल फीडबैक लेता रहता है। फिर दो हो गया, फिर उसके बाद हमने कौन सा देखा, फिर उसके बाद देखा हमने सर्कल टाइप। सर्कल टाइप में क्या होता है, सर्कल टाइप में कोई अपने पड़ोसी से ही कर सकता है, मान लीजिए ये अपने पड़ोसी से ही बात कर पाएगा केवल। उसके बाद वो देखा हमने बाई और हेयर पिन, बाई और हेयर पिन वाले में क्या होता है, ये अपने सुपीरियर से भी और हायर सुपीरियर से भी कर सकता है। उसके बाद देखा लीनियर या रेखीय देखा, तो इसमें क्या होता है, ये इसको कहता है, ये इसको कहता है, इनकी आपस में भी होती रहती है, मतलब बातचीत होती रहती है। तो ये एक दूसरे से कह सकते हैं, ये इससे नहीं गाएगा, ये इससे नहीं गाएंगे, ये इससे गाएगा, ये इससे गाएगा, तो एक हायरार्की चलती है जो किसमें, चेन या रेखीय श्रृंखला में होती है। अब इसके बाद देखेंगे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखे फॉर्मल के, औपचारिकता क्या होती है, जैसे हम पेरेंट्स से, ऑफिस में, ये सब होते हैं, आपके कोचिंग्स में, कॉलेज में, इन सब में आपका फॉर्मल। अब इनफॉर्मल देखते हैं, इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न, तो इसे कहते हैं ग्रेपाइन नेटवर्क, ग्रेपवाइन नेटवर्क भी कहते हैं, जिसमें ये अंगूर की जो बेल होती है किसी भी तरह कहीं भी बढ़ती रहती है, तो ये कहीं भी कभी भी फैलती रहती है। मान लीजिए यहाँ से चली ऐसी फैल गई, फिर ऐसी 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 फैल गई, फिर यहाँ से बड़ी 1 2 3 4, ये हो सकता है ये 2 में फैल गई, मतलब अनगिनत तरीके से बढ़ती रहती है। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न, इनफॉर्मल वे होता है ये कम्युनिकेशन का। अब इसमें सबसे पहला क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड या स्ट्रेट चेन होती है, एकल छोर या सीधी श्रृंखला होती है। अब देखिए पीछे हमने देखा था चेन श्रृंखला में,
जो फॉर्मल की। तो फॉर्मल की चेन श्रृंखला में क्या हो रहा था कि आपस में दोनों का फीडबैक और बातचीत दोनों की हो रही थी। लेकिन यहाँ केवल क्या होगा, यहाँ ये इसको बताएगा, यहाँ ये इसको बताएगा, यहाँ ये इसको बताएगा। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं ये गॉसिप टाइप से होती है। इसमें होती नहीं है गॉसिप तो ये है, लेकिन एक प्रकार से अगर कोई गॉसिप है तो यहाँ से यहाँ फैलेगी, यहाँ से यहाँ फैलेगी। ये इससे नहीं पूछेगा सही है या गलत, ये इससे नहीं पूछेगा सही है या गलत, ये इससे नहीं पूछेगा सही है या गलत, आगे बस फैलाते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा आपका सिंगल स्ट्रैंड, एकल छोर, एक ने बताई और फैलती चली गई एक ही स्ट्रेट लाइन में। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है गॉसिप। गॉसिप या स्टार चेन। अब गॉसिप में क्या होगा, मान लीजिए ये है, अब इसने इसको बताई। जैसे हमने पीछे आपका क्या देखा था, पीछे हमने आपका सबसे पहले फॉर्मल में क्या देखा था आपका, फॉर्मल में आपका देखिए, फॉर्मल में आपका ये पहले नंबर का क्या था, फॉर्मल का आपका व्हील टाइप देखा था। अब व्हील टाइप में क्या देखा था हमने कि ये इसको ऑर्डर दे रहा था, इससे फीडबैक ले रहा था, ठीक है। मान लीजिए ए बॉस है तो ये इन सबको ऑर्डर दे रहा है, उनसे फीडबैक ले रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये कोई फीडबैक का जरिया नहीं होगा, ये इसको बताएगा, 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 कोई किसी से वापस से कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें सभी सदस्य एक दूसरे से औपचारिक संचार करते हैं। एक बार संचार हो गया उसके बाद संचार नहीं, औपचारिक तरीके से संचार किया, फिर जो गप है, कोई बात है या कोई सूचना है उसको फिर फैलाते रहते हैं। तो ये आपका हो गया गॉसिप, जिसमें वापस से कंफर्म नहीं किया जाएगा। इसमें आप फीडबैक लेते हैं, इसमें बॉस फीडबैक लेता है, कैसा काम हुआ, कैसे संतुष्ट हुए। इसमें एक औपचारिक संचार है ये, लेकिन आपका क्या है, अनौपचारिक संचार। तो ये भी समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं प्रोबेबिलिटी और कम्युनिकेशन। प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन या प्रोबेबिलिटी चैन भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका क्या होता है, प्रायिकता संचार। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना का स्रोत तो एक ही होता है, सूचना का स्रोत एक ना होकर भिन्न भिन्न होता है। अभी तक हम देख रहे थे इसमें, जैसे मान लीजिए ए सूचना का स्रोत है, तो अभी तक हम सूचना का स्रोत केवल एक ही देख रहे थे सब में, अभी तक सूचना का स्रोत एक ही थे। लेकिन अब सूचना के स्रोत कई हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए ए है आपका, कोई बॉस या कोई भी है, तो ये सूचना फैलाया, तो अभी सूचना का स्रोत कौन है, ए है। अब मान लीजिए बी हो गया, यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी। अब सूचना का स्रोत कौन बन जाएंगे, बी सी डी। अब बी सी डी ने यहाँ सूचना फैलाई, यहाँ सूचना, अब फिर ये वाले सूचना का स्रोत बन जाएंगे आपको, फिर ये आगे सूचना फैलाएंगे। तो इसमें सूचना का स्रोत एक नहीं होता, बल्कि भिन्न भिन्न होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये इसमें इससे बात नहीं करेगा, ये इससे नहीं करेगा। तो ये क्या हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, एक ही चेन में चली जा रही है। और क्या होता है, सूचना का स्रोत एक नहीं होते, भिन्न भिन्न बदलते जाते हैं। ये समझ गए होंगे। इन दोनों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसको अब दूसरे को समझते हैं। ये क्या है, क्लस्टर कम्युनिकेशन या चेन। क्लस्टर में क्या कहता है, केंद्र में जो व्यक्ति स्थित है वो कुछ चयनित व्यक्तियों को, मतलब कि जो केंद्र में व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये कुछ चयनित व्यक्ति ही हैं, इसके 3 व्यक्ति चयनित हैं, केवल इन्हीं को देगा। वैसे तो 8 व्यक्ति हैं मान लीजिए, लेकिन वो 13 है तीनों को। तो ये क्या होगा, आपका क्लस्टर, आपका गुच्छा श्रृंखला बनेगी कि अपने चयनित या अपने फेवरेट व्यक्ति को ही काम दे रहा है, फिर वो अपने फेवरेट को दे रहे हैं, वो अपने फेवरेट को दे रहे हैं। इसमें क्या अंतर है कि इसमें ये अंतर है, इसमें ये इससे भी बात कर सकते हैं, ये इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कब केवल अपने चयनित व्यक्ति को ही वो दे रहा है। तो केंद्र में स्थित जो व्यक्ति है वो अपने चयनित व्यक्ति को, फिर वो आगे अपने चयनित व्यक्ति को ट्रांसफर करते रहते, कोई इन्फॉर्मेशन है, न्यूज है। तो इसमें ट्रस्ट बहुत मेजर रोल करता है, मतलब ट्रस्ट का मेन इश्यू होता है। इसमें जो ट्रस्ट होता है उन्हीं को दिया जाता है जिस पर ट्रस्ट होता है, और इसमें किसी को भी दिया जा सकता है, कहीं से भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है और ये आपका क्लस्टर गुच्छा श्रृंखला होती है। तो हम 4 समझे होंगे किसके, इनफॉर्मल के। और हमने देखे 5 टाइप किसके देखे, फॉर्मल के, जिसमें आपका देखा व्हील टाइप, स्टार टाइप, ठीक है, ये आपका साइकिल टाइप हो गया, ये आपका वाई और हेयर पिन हो गया, ये आपका स्ट्रेट और लीनियर हो गया। उसके बाद देखे थे सिंगल स्ट्रैंड, जिसमें हमने देखा था कि एक तरफा ही चला जा रहा है, एकल छोर ही चला जा रहा है। उसके बाद देखी थी गॉसिप श्रृंखला। ये गॉसिप और सिंगल स्ट्रैंड क्या है, ये इनफॉर्मल है। यहाँ देखते चलिए, ये इनफॉर्मल है और ये वाले आपके फॉर्मल थे। ये सारे फॉर्मल चल रहे थे, औपचारिक। ये आपके अनौपचारिक। अनौपचारिक आपको पता है क्या होता है, कि दोस्तों से बात करना, कलीग से बात करना। औपचारिक ऑफिस, पिताजी, इन सब से औपचारिक बात होती है। उसके बाद देखते हैं क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन या चेन, फिर देखा था क्लस्टर कम्युनिकेशन और चेन। ठीक है, अब ये सब देख लिए थे। अब इसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद चलेंगे हम संचार मॉडल, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसके पहले इसके पीवाईक्यू देखते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी को केवल अपने तत्काल वरिष्ठ या अधीनस्थ के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रमोट्स एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देखिए किस में करेगा, आपका व्हील चेन में। आपको बताया था कि कॉन्फिडेंशियल ए आपको इनको देगा, तो व्हील चेन आपकी किस में होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है। व्हील चेन आपकी किस में होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है। तो आपका व्हील चेन करेगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। कॉन्फिडेंशियल आपकी इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल में नहीं होगी आपकी, ये आपकी किस में होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए आपका व्हील आता है, और वैसे अगर उससे हटाए ना तो देखिए सिंगल चेन इनफॉर्मल में, गॉसिप इनफॉर्मल, क्लस्टर आपका इनफॉर्मल में। तो ये आपके तीनों आपके हो जाएंगे इनफॉर्मल में, और आपका व्हील चेन आपका किस में आ जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह नेता के उद्भव की संभावना होती है, जो कि समूह सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। अब क्या कह रहा है, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज लाइकलीहुड ऑफ इमरजेंस ऑफ अ ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर किस में होगा, वो कह रहा है, बट लोअर सेटिस्फिकेशन एमंग द मेंबर ऑफ ग्रुप। अब बताया था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में, जैसे मान लीजिए आपका ये लीडर हो गया, तो ये सबको बात कहेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सबको सेटिस्फाई ही करे, बताया था ना आपको व्हील टाइप में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके हट जाएंगे तीनों, ठीक है। जब आप समझ लेंगे तो इनको इजीली हटा लेंगे आप। अगला देखते हैं, कौन सी एक प्रणाली इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क में, वो कह रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अब इनफॉर्मल के हमने देखे थे, देखिए इनफॉर्मल का आपका क्लस्टर होता है, गॉसिप होता है, प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर आपका किसका होता है, ये आपका पता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क या पैटर्न है आपका। तो पैटर्न समझे नेटवर्क क्या होते हैं, कि किन किन तरीकों से आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जा सकती है। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ तो सीधा लिख दिया, ग्रेपाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इससे ही समझ गए होंगे आप कि ग्रेपाइन क्या है, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, अनौपचारिक संचार का साधन है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट कैरेक्टराइज ग्रेपाइन, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, इनमें से किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, ठीक है। जाने की आपको बताया था ना कि कहीं भी फैल सकते हैं, कहीं भी कितने भी जा सकते हैं। यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, ठीक है। इनफॉर्मल में तो संतुष्ट कर देता है, फॉर्मल में नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका इनफॉर्मल हो गया। अब क्या कह रहा है कि यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए प्रबंधन द्वारा नियंत्रित इनफॉर्मल नहीं होता है। वो क्या पूछ रहा है, किसकी रहा है, वो पूछ रहा है कि ग्रेपाइन, ग्रेपाइन आपकी किसकी है, इनफॉर्मल की। तो ये आपकी सी किसका हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मल का, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है। तो ये आपका इनफॉर्मल में भी, इनफॉर्मल में आपका सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देता है, लेकिन आपका फॉर्मल में ये आपका मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 मिनट मिटा के आपको दिखाते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन की विशेषता है। तो ये हो गई आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन की विशेषता, और ये तीनों है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार मॉडल में विचारों को, अच्छा आपका संचार मॉडल आ गया, पहले संचार मॉडल समझते हैं। तो आइए संचार मॉडल क्या कहता है। तो ये संचार मॉडल कहता है, अब संचार मॉडल को आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचार मॉडल को बहुत अच्छे से समझेंगे किसी एग्जाम्पल को लेके। आइए जैसे देखते हैं, जैसे कि सेंडर है एक, इसमें सबसे पहले सेंडर होगा। मान लीजिए कि मैं एक सेंडर हूं, मैं किसी को कुछ मैसेज भेजना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं उस मैसेज को इनकोड करूंगा। मान लीजिए मैं या किसी को भी, किसी अधिकारी को लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम वीडियो का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और आपका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, आपको इससे लेके चल। मान लीजिए वीडियो को कोई मैसेज आपको सीडीओ को भेजना है, तो वो कह रहा है कि जैसे सबसे पहले उसको क्या मैसेज भेजना है कि सर मैं अपने पद का त्याग कर रहा हूँ, सर पद का मैं त्याग कर रहा हूँ। मान लीजिए इसको 3 शब्द ये भेजने हैं, तो सबसे पहले वो इनको इनकोड करेगा। अब इनको इनकोड करेगा, मान लीजिए इस लैंग्वेज में सबसे पहले उसने इनकोड कर दिया। ये आपका क्या हो गया, अब आपका ये मैसेज हो गया, एक इसको इनकोड किया। इनकोड के बाद एक मैसेज, मतलब कि इनकोड करके एक मैसेज बन गया। अब इस मैसेज को भेजना है, अब किस माध्यम से भेजना है, एक चैनल होगा कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम से भेजना है, आपको लिखित खत में भेजना है, किस माध्यम से, एक चैनल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैसेज पहुंचेगा रिसीवर के पास, तो ये इसको इनकोड करेंगे, इनकोड मैसेज होगा। अच्छा फिर उनको पढ़ेंगे कि अच्छा सर पद और त्याग, ये करेंगे इनकोड, डिकोड करेंगे, डिकोड हो जाएगा। यहां से प्रेषक, एक सेंडर ने कोई मैसेज इनकोड करके एक मैसेज एक चैनल के थ्रू
किसी रिसीवर को भेजा, उसने उस मैसेज को डिकोड किया। अब जैसे व्हाट्सएप पे नहीं आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है आपका मैसेज। आपने जो मैसेज भेजा वो किसी अलग टूटे अलग भाषा में इनकोड किया गया, उस मैसेज को आपका चैनल का माध्यम क्या हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फिर किसी के पास पहुंचा तो उसके पास वो डिकोड हुआ, वो मैसेज डिकोड हुआ। मान लीजिए उसके पास डिकोड होके पहुंचा, सर मेरे पद का त्याग। अब रिसीवर समझ गया कि अच्छा ये वीडियो जो है, मान लीजिए सीडीओ रिसीवर है आपको, तो ये समझ गए कि अच्छा वीडियो साहब अपने पद का त्याग करना चाह रहे हैं, तो इनके पास मैसेज पहुंच गया। अब मैसेज पहुंचने के बाद क्या होगा, वो फीडबैक देंगे आपको, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको क्या देंगे, वो आपको देंगे एक फीडबैक। किस माध्यम में, जब आपका संचार पहुंच जाएगा तो पहले आपको वो क्या होगा, अच्छा फीडबैक से पहले देखिए जो चैनल होगा उसमें कुछ हो सकता है नॉइस हो सकता है, तो ये आपका हो गया नॉइस। फिर उसके बाद आपका लास्ट में देंगे आपका फीडबैक, तो फीडबैक क्या होगा, आपका लास्ट ऑप्शन होगा, तो फीडबैक आपका रहेगा लास्ट। अब देखते हैं सबसे पहले इसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका सेंडर हुआ एक, ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या होगा आपका सेंडर, दूसरे पे क्या आएगा आपका एनकोडिंग, तीसरे पे क्या होगा आपका मैसेज होगा, चौथे पे होगा आपका देखिए ये चैनल, तो चौथे नंबर पे आपका चैनल या माध्यम होगा, किस माध्यम से आपको संदेश भेजना है। फिर उसके बाद होगा आपका डिकोडिंग, तो डिकोडिंग आपका 5वें नंबर पे होगा, रिसीवर आपके 6वें नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद बताया ना कि किस माध्यम में शोर है क्या है, तो ये 7वें नंबर पे आएगा। फिर जब फीडबैक देंगे तो फीडबैक लास्ट ऑप्शन आपका 8वें नंबर पर आएगा। तो अब इसका सीरीज समझ गए होंगे कि एक मैसेज भेजने वाला है सेंडर, उसने एक इनकोड करके कोई मैसेज भेजा है, मैसेज है जो इनकोड किया गया है, फिर किसी चैनल के माध्यम से भेजा है, उसको किसी रिसीवर ने डिकोड किया, फिर उसके बाद रिसीवर ने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो नॉइस भी हो सकता है, उसमें कोई नॉइस है, नॉइस को भी समझेंगे, फिर उसके बाद वो फीडबैक देगा। तो ये आपका पूरी एक श्रृंखला समझ गए होंगे कि क्या होता है, संचार मॉडल क्या होता है। अब आइए संचार मॉडल में आप समझ गए होंगे, फिर उसके बाद देखते हैं नॉइस क्या होती है। तो नॉइस क्या है आपका, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब के थ्रू भेजा तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, भाषा संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रतिक्रिया संबंधी, तो क्या होता है सेमेटिक प्रॉब्लम क्या होती है, अर्थ संबंधी समस्या। मान लीजिए इनने इनकोड करके ये मैसेज को भेजा है, अब उन्होंने डिकोड किया तो उनके पास पहुंचा सर पद का त्याग, लेकिन उन्हें इस भाषा का अर्थ ही नहीं पता, हो सकता है उनको इन चीज में या तो कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब कि इसका सिमेटिक प्रॉब्लम ये समझिए कि हो सकता है इसका वो अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं, अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो क्या इनने मैसेज भेजा है, तो ये हो सकता है इसी को आपको क्या बोलेंगे, नॉइस होगा। एब्सेंस ऑफ फीडबैक, मान लीजिए सीडीओ साहब वीडियो को कोई फीडबैक ही ना दें कि उनके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं पद का त्याग, तो फिर उसका ये नॉइस कहलाएगा। इम्प्रॉपर चैनल, मान लीजिए व्हाट्सएप की जगह किसी और लिखित माध्यम में भेज रहे हैं, मान लीजिए 2 महीने के बाद उनके पास पहुंच रहा है, तो क्या हो गया, ये आपका नॉइस हो गया, इम्प्रॉपर चैनल है, जबकि फास्ट चैनल से भेजना चाहिए। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है उनको मैसेज ना मिला हो या फटा हुआ मैसेज मिला हो, अगर फिजिकल माध्यम में भेज रहे हैं तो आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शन भी काफी हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन के बाद आपके क्या होंगे, कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, सांस्कृतिक अंतर हो सकते हैं, हो सकता हो उनको ये भाषा ही समझ में ना आती हो, हिंदी भाषा, वो तमिल माध्यम के छात्र हों या तमिल माध्यम के अधिकारी हों, कुछ भी हो सकता है भाषा ही संबंधी, ठीक है, या सेमेटिक प्रॉब्लम्स, एब्सेंस ऑफ फीडबैक हो सकता है, ये सब क्या होंगे आपके नॉइस। नॉइस क्या हो सकता है, नॉइस क्या होता है कि जो मैसेज भेजा जा रहा है तो मैसेज भेजने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिकोड करके पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, फीडबैक में प्रॉब्लम, तो ये सब आपके नॉइज होंगे। क्वेश्चन क्या बनाएगा सीधा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका नॉइज है, पूछेगा कौन सा डिस्ट्रक्शन है या डिस्टर्बेशन है इनका, तो ये नॉइज होता है। अब देखिए, अब इसके पहले आपके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। अब वो क्या कह रहा है, संचार मॉडल में विचारों को संदेश के रूप में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इन द कम्युनिकेशन मॉडल, अब कम्युनिकेशन मॉडल के क्वेश्चन है ये, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडिया इनटू अ मैसेज इज नोन एज, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि संचार मॉडल में विचारों को संदेश के रूप में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परसुएशन, डिकोडिंग, इनकोडिंग और इंटरफेरेंस। और क्या कह रहा है, विचारों को संदेश रूप में डालने की प्रक्रिया, संदेश रूप में डालना है, तो डालना क्या होता है आपका, डालना होता है आपका इनकोड कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो इनकोडिंग कर रहा है उसकी। और अगर पढ़ने की या निकालने की प्रक्रिया को कहेंगे तो उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग आप समझ रहे होंगे, पीछे भी समझाया गया अच्छे से कि सबसे पहले आपका मैसेज
मतलब कि प्रेषक सेंडर होता है, फिर उसके बाद मैसेज को इनकोड किया जाता है, फिर मैसेज को इनकोड किया गया आता है, जो इनकोड किया गया मैसेज होता है वो आता है, फिर आपका चैनल आता है, उसके बाद माध्यम मतलब चैनल और माध्यम आता है, आपका किस माध्यम से भेज रहे हैं, फिर उसके बाद आएगा आपका कि वो डिकोड करेगा, फिर रिसीवर आएगा, फिर रिसीवर के बाद आपका क्या होगा, नॉइस तो नहीं है उसमें कुछ, और सब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो सबसे लास्ट प्रक्रिया आपका क्या होगा, फिर आपका सबसे लास्ट प्रक्रिया होगा फीडबैक होगा, कि कोई फीडबैक देंगे क्या पहुंच गया क्या हुआ। अब देखिए संचार प्रक्रिया में तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, तब इनको अरेंज करना है, तो अभी आपको बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका सोर्स होता है, तो सबसे पहले नंबर 1 आएगा। सोर्स के बाद सोर्स को क्या करते हैं हम, इनकोड करते हैं, यहाँ दिखा है, तो इनकोड इसमें दिया नहीं है। उसके बाद आपका मैसेज आता है, तो नंबर 4 आएगा। मैसेज को फिर क्या करते हैं, एक चैनल के थ्रू भेजा जाता है, तो एक चैनल होता है उसमें, तो एक 4 के बाद आपका 2 आएगा। फिर उसको डिकोड किया जाता है, तो इसमें डिकोड है नहीं। फिर उसके बाद आपका रिसीवर आता है, रिसीव करता है उसको। फिर आपका नॉइस तो नहीं है उस मैसेज में, तो नॉइस। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपको बताया गया क्या होता है, फीडबैक। 1 4 2 3 6 5, 1 4 2 3 6 5, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक संदर्भ है जो प्रेषक सेंडर और रिसीवर के बीच संबंध को दर्शाता है। इंग्लिश में आपको देखते चलना है, इंग्लिश में नहीं देखेंगे तो फिर आप बहुत ही कंफ्यूजन में रह जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट रेफर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो देखिए क्रोनोलॉजिकल तो होता नहीं है, कल्चरल नहीं होगा, फिजिकल होगा, लेकिन फिजिकल से ज्यादा होगा आपका सोशल। जब इन दोनों का सोशल रिलेशन होगा तभी वो एक दूसरे को कोई संदेश या कम्युनिकेशन करेंगे, संदेश भेजेंगे, कम्युनिकेशन तभी करेंगे जब वो सोशली कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति, व्याकुलता को जाना जाता है। अब देखिए व्याकुलता भी समझ नहीं आ रहा है, विकृति भी, पृष्ठभूमि संकेत, तो इसलिए इसको इंग्लिश में देखते हैं। तब बैकग्राउंड सिग्नल, देखिए बैकग्राउंड सिग्नल पृष्ठभूमि संकेत को इन्होंने कोट किया है। अब डिस्टॉर्शन होता है विकृति, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है व्याकुलता, ये कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है, द बैकग्राउंड सिग्नल डिस्टॉर्शंस डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आर नोन एज, तो ये आपको बताया क्या कहलाती है, सारे नॉइस कहलाते हैं आपके। अब देखिए अगला देखते हैं, प्रतिपृष्टि जानकारी देना है, इंग्लिश में देखते हैं। फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इट इज नोन ऑफ। अब वो क्या कह रहा है कि फीडबैक को लिख रहा है प्रतिपृष्टि। फीडबैक प्रभावी कब से व्यवहार के प्रबंधन एवं व्याकुलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो फीडबैक किसके लिए यूज होता है, तो फीडबैक होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। कैसे, देखिए मास कम्युनिकेशन में तो फीडबैक की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इतने मास होते हैं कि कितनी जनता फीडबैक देती रहेगी। इनफॉर्मल में भी फीडबैक को आपको बताया कि कोई रोल नहीं है, फॉर्मल में फीडबैक जरूर होता है, फॉर्मल में फीडबैक लिया जाता है। इनफॉर्मल में एक चेन से दूसरी चेन एकल श्रृंखला फैला दी जाती है, कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है। या तो फीडबैक फॉर्मल में लिया जाता है जैसे या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोग मान लीजिए व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, आपको बताया यहाँ से सेंडर सब मैसेज सेंड करेगा, तो जब ये आपको फीडबैक देगा ना तभी ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो पाएगा। इंटरपर्सनल कैसे, क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों की, दो से अधिक या दो व्यक्तियों का संचार होता है या कम्युनिकेशन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। हिंदी इंग्लिश में देखते हैं, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू, सक्सेसफुल मैसेज भेजा या नहीं, पहुंचा या नहीं, किससे पहचानते हैं, पीछे भी आपको बताया फीडबैक से। कैसे, जब फीडबैक व्यक्ति दे देगा तो पता चल जाएगा कि इसके पास कंफर्म 100% इसके पास मैसेज पहुंच चुका है। तो इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू, तो फीडबैक के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संचार प्रभावी होगा यदि वह, तो कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, प्रभावी कब होगा, संचार प्रभावी कब होगा, जब धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए। नहीं, धीरे देंगे तो संचार प्रभावी कैसे होगा, फिर उसको समझ ही कहाँ, इतने लेट देंगे आप, स्पष्ट रूप से तो देना चाहिए, तो ठीक है। उपयुक्त माध्यम से दिया जाना चाहिए, हाँ ये भी हो सकता है। प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए, मान लीजिए अब इसका बी का लेके चलेंगे तो उपयुक्त माध्यम से अगर धीमे देंगे तो भी इसका नहीं होगा ना प्रभावी। फिर प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए, वही इसमें फिर इसमें भी कंडीशन लगा सकते हैं कि रिसीवर द्वारा, सॉरी प्रेषक मतलब सेंडर द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए। उसके बाद तो ये भी नहीं होगा, क्यों, संचार को प्रभावी देखना है तो इसकी इच्छा और इसकी इच्छा ना होना क्या ही मैटर करती है। अब वो कहता है चौथा क्या, तत्काल प्रभाव से दिया जाए, तो जब सबसे ज्यादा स्पीड से रिसीव्ड इमीडिएटली,
ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा तो संचार सबसे प्रभावी होगा, क्योंकि जल्दी प्राप्त हो जाएगा तो जल्दी वो फीडबैक दे देगा, जल्दी फीडबैक दे देगा तो उसको कम्युनिकेशन को पूरा हो जाएगा। अब कह रहा है रिसीव्ड एज इंटेंटेड बाय द सेंडर। अब सेंटर की मंशा से इच्छित रूप से प्राप्त किया गया है, ये नहीं होगा, ये भी इसमें कट जाएगा। और डिलीवर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया, ये तो आपको बता ही दिया कि ये दो तो हट ही जाएंगे। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख रहे होंगे आप संचार चैनल से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रभावी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, द की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंटरपर्सनल स्किल्स कम्युनिकेशन का, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का की एलिमेंट क्या है इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। तो देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, डिसेंसिटाइजेशन, एक्टिव लिसनिंग और ईगोसेंट्रिक रीइंफोर्समेंट। तो अब जब आप देखेंगे तो आपको नॉइस में बताया गया था कि देखिए डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, ये नॉइस होगा आपका, एब्स्ट्रैक्शन आपका अमूर्तता, तो ये भी आपका नॉइस होगा, ईगोसेंट्रिक रीइंफोर्समेंट ये आपको आगे भी बताएंगे और ये आप समझ भी रहे होंगे कि ये आपका नॉइस, ये आपका विकर्षण, मतलब कि क्या होगा, ये आपका वो कर रहा है, बीच में तोड़ने का काम कर रहा है, मैसेज को ना पहुंचने देना। और एक्टिव लिसनिंग क्या होगा आपका, जल्दी से मैसेज पहुंचेगा, एक्टिव लिसनिंग होगा तो जल्दी से मैसेज होगा, रिसीव होगा, वो फीडबैक देगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या की एलिमेंट है, एक्टिव लिसनिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले कुछ और इसके टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या नेचर हैं। ठीक है, नेचर में हमने देखा विजुअल कम्युनिकेशन, सॉरी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद विजुअल, लिसनिंग, ये सारे आपके साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सारे आपके साथ कम्युनिकेशन देख लिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखे थे, ये फिर हमने कम्युनिकेशन का एक मॉडल देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का मॉडल। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल के आपके पैटर्न देखे, तो आपके फॉर्मल इनफॉर्मल के आपके पैटर्न देख लिए। अब देखेंगे कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं। सबसे पहला होता है कि भाषाई, लैंग्वेज बैरियर क्या होता है। मान लीजिए कोई बंगाली या तमिल माध्यम का व्यक्ति और उसे हिंदी में आपको संचार करेंगे, बंगाली व्यक्ति से आप हिंदी में भाषा में बात करेंगे, तमिल व्यक्ति से हिंदी में करेंगे, या तमिल व्यक्ति हिंदी व्यक्ति से तमिल में बात करेगा, तो दोनों तरफ से हो सकता है ना, तो ये भाषाई बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन का। ये तो आप इजी समझ रहे होंगे कि भाषाई बैरियर कैसे होता है, हिंदी वाले इंग्लिश से या किसी से भी, किसी भी लैंग्वेज से जो उसकी लैंग्वेज की समझ से परे है, उससे यदि आपको उसमें संचार करेंगे, मतलब कि उसकी भाषा के परे भाषा से संचार करेंगे, तो वो आपका बैरियर बन जाएगी, तो आपकी संचार में बाधा बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखते होंगे, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, कई क्रिकेटर्स को जब इंग्लिश में बोलने के लिए बोला जाता है तो वो किस टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते हैं, तो ना उनका संचार हम तक पहुंच सकता है, ना कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं हमसे, ना वो हम तक पहुंच सकती है, ना हम उसको समझ सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, फिर वो बैरियर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, कल्चरल बैरियर कैसे होता है, अन्य संस्कृतियों को अपनाने में समस्या, जैसे ट्राइबल रिचुअल्स होते हैं। अब मान लीजिए ट्राइबल रिचुअल्स में जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अपने यहाँ एक खस ट्राइब है, खस ट्राइब है अपने यहाँ देहरादून की, तो इनका एक क्या है, देहरादून की खस ट्राइब अभी भी अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। तो इनमें अभी भी क्या चलता है, बहुपति प्रथा, इसमें अभी भी बहुपति प्रथा चलती है। खस ट्राइब है, एक देहरादून की ट्राइब है, इनमें ये अभी भी अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, इसलिए इनमें अभी भी बहुपति प्रथा की प्रथा चलती है, मतलब बहुपति प्रथा चलती है इनके यहाँ। कि यदि आप इनसे संचार करेंगे तो आप तो कहेंगे इनकी कैसी ये प्रथा है, तो ये आपका कल्चरल बैरियर बन जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं, उनकी प्रथा अलग है, अपनी प्रथा अलग है। ऐसे ही खासी और मसाई मारा जो आपके केन्या, युगांडा और तंजानिया, कुट जो आपकी विक्टोरिया झील के आसपास जो जनजाति रहती है ना, मसाई मारा जनजाति, इनकी भी एक यूनिक प्रथा। इनकी ये यूनिक प्रथा क्या है, ये जब अपने सबसे स्पेशल पर्सन इनके यहाँ कोई आता है तो इनके हाथ पे ये थूक के उनका स्वागत करते हैं। तो क्या है, मसाई मारा जो आपकी केन्या, उगांडा और तंजानिया, जो आपकी विक्टोरिया लेक के आसपास आपकी जनजाति जो फैली हुई है, तो इनकी एक प्रथा क्या है, जब भी इनके कोई स्पेशल पर्सन आता है, कोई इनका मेहमान या गेस्ट आता है, तो इनके हाथ पे थूक कर उनका स्वागत करते हैं। तो ये तो कितनी यूनिक प्रथा हो गई, अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो क्या ही बेहूदगी है। तो ये होता है कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल बैरियर आप इन एग्जाम्पल से समझे होंगे कि किस प्रकार इनकी अलग अलग प्रथाएं होती हैं, तो ये कल्चरल बैरियर का काम करते हैं। उसके बाद क्या है, फिजिकल बैरियर क्या है, दूरी है, निकटता की कमी है, शोर, ये सारे आपके क्या है फिजिकल बैरियर, ये पीछे भी समझाएं आपको। तो फिजिकल बैरियर तो आप समझ ही रहे होंगे। उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक बैरियर हो गया।
मनोवैज्ञानिक बैरियर क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक बैरियर समझते हैं। अब चौथा बैरियर क्या है आपका? मनोवैज्ञानिक बैरियर। तो क्या है, गरीब है तो कम पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। अब कहते हैं ना कि कोई गरीब व्यक्ति है तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, अनपढ़ ही होगा, उसे कोई समझ नहीं होगी किसी चीज की। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। ये आपने पहले ही से अपने दिमाग में मान के चल लिया है कि ये आपका मनोवैज्ञानिक रूप से ही आप समझ चुके हैं, गरीब है, गरीब व्यक्ति है तो वह अनपढ़ ही होगा, उसे कोई और समझ होगी ही नहीं, ठीक है, तो उसे कोई समझ ही नहीं होगी। उसके बाद जैसे अंग्रेजी माध्यम के लोग हिंदी माध्यम को थोड़ा तुच्छहीन भावना से समझते हैं ना, जैसे, तो वो आपका हो गया मनोवैज्ञानिक बैरियर। तो उनका संचार उसी प्रकार हिंदी माध्यम का भी ऐसा नहीं, हिंदी माध्यम तो हिंदी माध्यम के भी लोग अन्य भाषाओं को तो उसी हीन भावना से देखते हैं जैसे अंग्रेजी के हिंदी को देखते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बैरियर का काम करता है आपके कम्युनिकेशन में। उसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है? अवधारणात्मक परसेप्चुअल बैरियर क्या होता है आपका, ठीक है। परसेप्चुअल बैरियर क्या होता है आपका? जानकारी का चयनात्मक फिल्टरिंग करना। जानकारी का चयनात्मक मतलब आपकी अवधारणा में क्या बना हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के रिश्ते वाले देखने आते हैं तो उसकी मान लीजिए सैलरी उसकी 50,000 पर ईयर, सॉरी पर मंथ है आपकी उसकी सैलरी। अब हवाबाजी करने के लिए बता सकता है कि उसकी 1.5 लाख रुपए पर एनम सैलरी है, सॉरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, तो बता देगा कि 50,000 से बढ़ा के बता दिया। तो वो चयनात्मक फिल्टरिंग कर रहा है, अपनी चीजों का चयनात्मक फिल्टरिंग कर रहा है, अपनी बुरी चीजों को कम करके दिखा रहा है, अच्छी चीजों को बढ़ा के दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? वो चयनात्मक फिल्टरिंग कर रहा है अपनी, तो उसकी अवधारणात्मक बैरियर है। तो फिर संचार माध्यम में उसकी तो मतलब बैरियर का काम करेगा ये। तो क्या हो गया? तो ये पांचवा बैरियर होगा किसका? कम्युनिकेशन का। अब यदि आपका परसेप्चुअल ऐसा बना हुआ है, आपकी अवधारणा ऐसी बनी हुई है, तो आपका कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। स्टीरियोटाइपिंग आपकी ऐसी किसी को लेकर कुछ कि मान लीजिए अगर ज्यादा सैलरी बताने से आपका इंप्रेशन ज्यादा जाएगा या अपनी कमियां छुपाने से आपका इंप्रेशन ज्यादा जाएगा, तो संचार में ये बाधा का काम करेगा। अगला देखते हैं सीमेटिक अर्थ संबंधी बैरियर क्या होता है? पीछे भी देखा आपका। तो क्या होता है? शब्दों या प्रतीकों की गलत व्याख्या करना। तो आपकी अर्थ संबंधी बैरियर होती है, अर्थ संबंधी बाधा होती है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखना है चिंता, आप लिखते चिता, चिंता को आप बिंदी हटा देंगे तो चिता हो जाएगा, तो आपने चिंता को चिता लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? सीमेटिक बैरियर। तो कम्युनिकेशन आपका पूरा ही नहीं हो पाएगा। कहीं चिंता लिखना था, लिख दिया आपने, उसकी चिता जलाई जा रही। तो ऐसे आपको क्या होगा? एक बैरियर का काम करेगा, फिर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो वही होगा ना, कहना क्या चाह रहे हो। उसके बाद है पर्सनल और इंटरपर्सनल, ये आपने देखा ही है। एक मिनट। तो पर्सनल बैरियर क्या होता है? पर्सनल बैरियर में जैसे आपका ईगो हुआ, पुअर लिसनिंग, सुनने में आपकी कोई आप कमी दिखा रहे हैं, ठीक है, आप तो कह रहे हैं अच्छा हवाबाजी है, क्या ही सुनना है इसको, या ईगो है आपका, ईगो की वजह से आप किसी के कम्युनिकेशन को नहीं सुन रहे हैं, तो ये बैरियर का काम कर रहा है। इंटरपर्सनल में क्या होगा? इंटरपर्सनल में मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा है, ठीक है, अब दो व्यक्ति हैं, उनके दो के घर अलग अलग हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनके घर अलग अलग हैं, दोनों में झगड़े हैं, बी के घर में आग लग गई है मान लीजिए, अब उसको पता नहीं है, अब उनकी बात चल नहीं रही है, तो वो बी को बताएगा नहीं, तो दोनों के घर में आग लग जाएगी, मतलब उसके में तो लगी गई है, अब जब कभी ए के में लगेगी तो वो नहीं बताएगा। तो क्या हुआ? ये संचार में एक बैरियर का काम, बाधा का काम करेगा, क्या? इंटरपर्सनल बैरियर। तो ये झगड़े जैसे हो गए, ये आपको एग्जाम्पल देके बताया। ऐसे जेंडर बैरियर हो सकता है, ऐसे कहता है कि लड़कियां हमेशा तो रोती रहती हैं, या लड़के हमेशा धोखेबाज, या कुछ भी एग्जाम्पल जैसे होते हैं ना, कोई भी स्टीरियोटाइप या महिलाओं के लेके या पुरुषों को लेके या थर्ड जेंडर को लेके कि वो ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, तो ये आपके स्टीरियोटाइप होते हैं ना जो जेंडर को लेके, तो ये आपके लिंग संबंधी, ये आपके बैरियर्स होते हैं, तो ये आपके कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमने 6-7 देखे हैं ना जो, तो ये क्या हो गया? आपके संचार में बाधाएं, बैरियर टू कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कल्चर, फिजिकल बैरियर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक बैरियर, अवधारणात्मक बैरियर, सेमेटिक, पर्सनल, इंटरपर्सनल, जेंडर बैरियर, तो ये आपके हो गए बैरियर्स। अब बैरियर्स के बाद देखते हैं इन बैरियर्स को दूर करने के क्या है, बाधाओं पर कैसे काबू पा सकते हैं, ओवरकमिंग बैरियर कैसे होंगे। तो कहते हैं ना, सबसे पहले इसके लिए क्या कहा जाता है? सबसे पहले किसी बात को सुनो, फिर उसको समझो, फिर तब उस पर रिएक्ट करो। सबसे पहले सुनो, समझो किसी बात को, तब बोलो, ठीक है। तो इसके क्या क्या वो होते हैं, इसके क्या क्या टाइप है, देखिए समझते हैं। इसमें ओवरकमिंग बैरियर करने, बाधाओं पर काबू पाना है, किसके? कम्युनिकेशन की जो बैरियर है, जो हमने 7-8 कम्युनिकेशन के बैरियर पढ़े हैं, अब इन पे काबू पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले क्या है? एक्टिव लिसनिंग। तो हमें एक्टिव लिसनिंग करनी होगी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा है, और ऑलमोस्ट हर टाइम हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। तो क्या है आपका? एक्टिव लिसनिंग।
सक्रिय सुनना, इसमें क्या होता है, धैर्य पूर्वक सुनना होता है, फिर उसको समझना होता है, याद करना, फिर जवाब देना, प्रश्न पूछना। ये आपके सारे एलिमेंट्स किसके हैं, आपके सक्रिय सुनना, कि आप कितने एक्टिवली तरीके से आप किसी चीज को सुन रहे हैं। धैर्यपूर्वक सुनना, समझना उस चीज को, याद करना, किसी चीज को तभी याद कर पाएंगे, उसका तभी जवाब दे पाएंगे, उस चीज पर तभी क्वेश्चन पूछ पाएंगे जब आप उसको एक्टिव तरीके से सुन रहे होंगे। मान लीजिए इस क्लास को कोई एक्टिवली सुनेगा नहीं, फिर उस पर प्रश्न पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो सुनेगा नहीं कुछ चीज को तो वो प्रश्न भी नहीं पूछ पाएगा। और एलिमेंट क्या होते हैं, पूर्व में निर्णय ना करें। जैसे कोई पूर्व में निर्णय कर लेगा कि ये क्लास तो अच्छा होगी ऐसी, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एम्पैथी हुआ, पूर्व निर्णय हुआ है, प्रश्न पूछना, ये सब एलिमेंट्स हैं आपके एक्टिव लर्निंग के। इसको इतने डिटेल में इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि एक्टिव लर्निंग से आपके हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आपको अभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी दिखाए जाएंगे कैसे हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद दूसरा इसका एलिमेंट क्या है, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, एक्सप्रेशन में स्पष्टता। ठीक है, वैसे तो अभिव्यक्ति एटीट्यूड होता है, लेकिन मीनिंग इसका एक्सप्रेशन का अभिव्यक्ति, तो एक्सप्रेशन से याद रखना है, एक्सप्रेशन में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। उसके लिए क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, स्पष्ट शब्द का यूज कीजिए, किसी भी क्लिष्ट भाषा या की टफ लैंग्वेज का यूज ना करें, सिंपल लैंग्वेज स्पष्ट बोलें, कोई चीज फंसे ना, कोई शब्द फंसे ना, तो आपको हो गया एक्सप्रेशन आपकी क्या हो गए, क्लियर हो गए, आपकी एक्सप्रेशन क्लियरिटी रही एक्सप्रेशन में। तीसरा क्या है, कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी आपकी क्या है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। तो कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है आपकी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। ये क्या होती है, ट्राइबल क्षेत्र में जैसे आप जाएंगे, अब उनके कल्चरल चीजों को, आपकी कोई प्रथा को, जैसे पीछे बताए ना कि खस, जैसे आपकी खस जनजाति है जिसमें बहुपति प्रथा चलता है, ठीक है, आपको मसाई मारा जनजाति के बारे में बताया कि उनके में थूकने की प्रथा चलती है। तो जब इन चीजों के आपके बारे में आप संवेदनशील नहीं रहेंगे ना, तो उनसे आपको क्या होगा कि उनसे आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उनके बैरियर को दूर नहीं कर पाएंगे। उन चीजों को समझ लेंगे तो उन बैरियर्स को भी आप दूर कर पाएंगे। फिर आप सेंटलीज हुआ, किसी भी जनजाति के अगर आपने कल्चरल या रिचुअल सेंसिटिविटी को समझ लिया, उनकी संवेदनशीलता को जान लिया, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, जैसे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता रहता है एग्जाम में, ये तो आपके मतलब पर्सनल के लिए, पर्सनैलिटी के लिए भी जरूरी है। तो ये क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आप संचार में ईआई के द्वारा कितना जुड़ पा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से कितना जुड़ पा रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे आपको स्टार्टिंग में ये एग्जांपल दिया था कि किसी डीएसपी के इलाके में किसी का बच्चा मर जाता है, तो वो डीएसपी जाके उसकी माँ से ज्यादा रोने लगता है, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस उबाल मार रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उबाल मार गया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है ईक्यू, एक होता है आईक्यू। आईक्यू क्या होता है आपका, इंटेलिजेंट कोशिएंट, बुद्धा बुद्धि, इसको बोलते हैं बुद्धि लाभ, हिंदी वर्ड होता है इसका, वैसे इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कोशिएंट। तो डेनियल गोलमैन एक नाम के व्यक्ति हैं जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस को दिया था, तो उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को ईक्यू से और आईक्यू से ज्यादा माना था। इन्होंने हमेशा ईआई को आईक्यू और ईक्यू से ज्यादा ही रखा था। तो इसको आईक्यू से ज्यादा क्यों रखा, क्योंकि एक व्यक्ति में अगर इसको समझने होगा आपको, तो देखिए गोले से समझते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, इमोशनल, सॉरी ये हो गया आपका, हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉरी बड़ा गोला हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, और छोटा गोला आपका हो गया आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशिएंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आपका आईक्यू तो शामिल ही होगा, इसमें आईक्यू शामिल होगा, लेकिन इसीलिए इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के दुख या पीड़ा को सेम वैसे ही फील कर लेना, जिसमें स्व का भाव आपका, सॉरी पर का भाव स्व में बदल जाए, मतलब किसी की व्यथा या किसी की पीड़ा को अपने जैसी पीड़ा जैसे समझ लेना है, कहते ना किसी के जूते में पांव रख के उसकी पीड़ा को समझ लेना, मतलब उसकी जगह रह के सोचना। तो यही हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके उसी दुख या पीड़ा से जुड़ जाना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो ये भी आपकी, जब आप किसी से इमोशनल इंटेलिजेंस द्वारा जुड़ जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन में आपका बहुत ही डीप कम्युनिकेशन हो सकती है, और ये आपकी बाधाओं को दूर कर सकती है। अगर आप किसी नए व्यक्ति से जुड़ जाएं, बातचीत करें और उससे इमोशनल इंटेलिजेंस बना लें, तो आपसे संचार, आपसे मतलब अपने सारे दिल की बात वो बता देता है। इसीलिए कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंट कोशिएंट। तो ये आपके डेनियल गोलमैन साहब कहे गए। अब क्या होता है, अब तो दो नॉर्मल पॉइंट रह गए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे यूट्यूब है, इंटरनेट का कैसे प्रयोग करना है, टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, कैसे हम ग्रुप्स के टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ पा रहे हैं, कैसे फीडबैक ले पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जुड़ के क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर्स को दूर कर रहे हैं।
फिर लास्ट में सबसे लास्ट तो आता है फीडबैक। एक्टिव लर्नर जो होंगे, जो एक्टिव लर्नर्स हमेशा रहेंगे वो हमेशा फीडबैक देंगे। जैसे कि जो भी हमारी क्लास को एक्टिव लर्निंग तरीके से सुन रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करता है कि सर यस सर आपकी ये क्लास सही लग रही है, कि नहीं इसमें ये कमी है, अच्छा ये आपने ये छोड़ दिया, यहाँ से ये नहीं हुआ। तो ये क्या होते हैं, ये एक्टिव लर्निंग के क्या होते हैं, ये एक्टिव लर्निंग के एक टाइप होते हैं जो फीडबैक देते हैं। तो आपको ये बताया क्या है, ये ओवरकमिंग बैरियर हैं ये आपके सारे। तो आपने देख लिए होंगे कि क्या एक्टिव लिसनिंग है, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन है, कल्चरल सेंसिटिविटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और फीडबैक। इसके हिंदी वर्ड भी लिखे गए हैं लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड में इस पर ज्यादा फोकस करके चलना है। अब आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसके। तो देखिए सबसे पहला इसी के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। तो क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, कौन सा एक बैरियर नहीं है। तो देखिए बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेज, तो ये तो पहला ही देखिए पहला ही हो गया है आपका, ये तो आपका फिजिकल बैरियर हो गया आपका, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रीमेच्योर एवेल्युएशन, डिस्ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन, ठीक है, इनअटेंशन, नवदान मतलब अटेंशन नहीं दे रहा है, संचार में अविश्वास है उसका, समय पूर्व मूल्यांकन कर ले रहा है। तो ये तीनों आपके क्या हो गए हैं, आपके साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं आपके फिलोसॉफिकल बैरियर हो गए हैं आपके। अब उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। तो देखिए शोर, संस्कृति, भाषा और रंग। तो देखिए संचार में शोर बाधा है, संस्कृति बाधा है, भाषा बाधा है और कलर और रंग कोई बाधा नहीं है। पीछे भी आपको सारी बाधाएं बताई हैं, कल्चरल भाषा, जेंडर भाषा मतलब कि कल्चरल बाधा, जेंडर की बाधा बताई आपको, संस्कृति की, फिजिकल, ठीक है, ये सब बाधाएं आपको पीछे बताई हैं। तो इसमें रंग की कोई बाधा आपको नहीं बताई है कि रंग का डिफरेंस होगा तो उसमें संचार में कोई बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए काला और सफेद व्यक्ति जब मिल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज सेम है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, हर चीज को उनके समझ रहे हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन में कोई बाधा नहीं आएगी। जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है। पर्पसली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। पर्पसली मैनिपुलेटिंग आपको बताया था ना कि 50,000 सैलरी है, सैलरी को बढ़ा के कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, फिल्टरिंग कर देते हैं उसकी। आगे देखते हैं अंतर्व्यक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत क्या है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब बताया था ना आपको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेजर सोर्स क्या है आपका, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म, कुछ नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन। देखिए पुअर कम्युनिकेशन आपको बताया था ना, जब कम्युनिकेशन, आपको दो लोगों का एग्जांपल लेके बताया था कि बी के घर में आग लग रही है लेकिन इनके बीच में झगड़ा है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है इनका। तो क्यों है इसका कारण कि इस वजह से इनकी ना कम्युनिकेशन हो पाती है, और इसका मेन रीजन भी यही है कि इनका पुअर कम्युनिकेशन है, इनका संचार या संप्रेषण इनका कमजोर है। अगला देखते हैं स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम इज फॉर्म ऑफ, किसी समस्या पर सोना। स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम मतलब कि आपको प्रॉब्लम तो पता है लेकिन फिर भी आप सो रहे हैं। जैसे ही आप लोगों को पता है एग्जाम होना है, होके ही रहेगा, लेकिन फिर भी सब कह रहे हैं कितना पोस्टपोन होगा, कितने दिन बढ़ेगा, पढ़े या ना पढ़े। तो देखिए प्रॉब्लम तो सबको पता है फिर भी लेकिन सब सो रहे हैं। एग्जाम तो आपको देना ही देना है, भले ही 10 दिन लेट दो, 15 दिन लेट दो, इसलिए सोना नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो ये किस टाइप का एक फॉर्म हो गया आपका, देखिए अमूर्तता नहीं, भावनात्मक इंस्टेबिलिटी नहीं होगा आपका। तो देखिए ये होता है आपका इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को आपके बारे में पता है। जैसे कहते हैं ना कि मुर्गी जब अंडा देती है तो उसी पर बैठी रहती है, उसे पता है कि ये ले जाएगा, मतलब कि जो उगाता है या जो काम करता है उसका वो ले जाएगा, लेकिन फिर भी उस पर बैठी ही रहती है, कि मतलब प्रॉब्लम को उसको पता है लेकिन फिर भी वो सो रही है। तो ये होता है आपका इंक्यूबेशन। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज, ठीक है। तो क्या होगा, पारस्परिक संघर्ष का सबसे अधिक बार उद्धृत स्रोत। ये आपको पीछे भी सेम क्वेश्चन ही कराया है, तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए संगठनात्मक मानदंड, खराब संचार, संरचनात्मक विन्यास और सामाजिक दबाव। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आपको पीछे ही ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कराया है, देखेंगे कितने आपके में कितने आप लोग एक्टिव लर्नर हैं। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखेंगे कितने लोग एक्टिव लर्निंग तरीके से सीख रहे हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। Which of the following model emphasized on the dynamism of interpersonal communication? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल पारस्परिक संचार की गतिशीलता पर जोर देता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की गतिशीलता पर जोर देता है। तो देखिए लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांजिशनल मॉडल या नन ऑफ द अबव। रैखिक मॉडल,
इंटरेक्टिव मॉडल या लेन देन का। तो देखिए इसमें वैसे ये हिंदी में ये ट्रांसलेशन किया गया इसका आंसर है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या होता है कि देखिए ए और बी को कोई कम्युनिकेशन करना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये, तो जब यहां से यहां सूचना जाएगी, यहां से यहां मान लीजिए कोई सूचना या कोई खत या कुछ भी गया और यहां से यहां फीडबैक आएगा, तो कुछ ना कुछ यहां इसमें लेन देन हो रहा है, इसीलिए इनको कहेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व्स, विवाद हमेशा शामिल होता है। विवाद हमेशा किस में शामिल होता है? बदला, क्रोध, जुनून या असहमति। तो देखिए ये होता है विवाद, हमेशा आपको पीछे भी बताया, जब दो व्यक्ति डिसएग्रीमेंट होगा, दोनों में असहमति होगी, तभी उनमें विवाद होगा। और ए और बी के घर का एग्जाम्पल आपको लेके बताए, तो आप लगभग कम्युनिकेशन के प्रीवियस 5-6 साल के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट आपको करा दिए गए हैं और आपको सारे टॉपिक भी आपके सारी थ्योरी कंप्लीट करा दिए, सारे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, सारे आपको मॉडल कंप्लीट करा दिए हैं और आपको ये 7 या 8 पेज में 9 पेज में पूरा शॉर्ट कंटेंट आपको दे दिया गया है, पूरा इतने छोटे रूप में आपको दे दिया गया है कि आप अगर एक बार इस पे 1-2 बार इस क्लास को करके चाहें तो आप 2 से 3 घंटे में सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। और इससे आप देखेंगे कि कम से कम इससे 10 क्वेश्चन आपको इंटरपर्सनल स्किल्स के आपको 10 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। तो आज की क्लास करने के लिए धन्यवाद। और जिसको ये पीडीएफ लेनी है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ सॉल्व और अनसॉल्व दोनों क्वेश्चन भी आपको डाल दिए जाएंगे और ये भी आपको डाल दी जाएगी। तो आज की क्लास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।